मित्रों नमस्ते। काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास का आइए अब हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस तृतीय उल्लास को पढ़ने से पहले हम लोग इस तृतीय उल्लास में क्या पढ़ना है उसको जान लेते हैं संक्षिप्त रूप में, तो हमें समझने में आवश्यकता होगी। और इस तृतीय उल्लास का नाम क्या है इसको जान लेते हैं और फिर एक संक्षिप्त रूपरेखा से समझ लेते हैं कि द्वितीय उल्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हमें समझने में आसानी होगी। इसलिए हम इस सूत्र की व्याख्या ये संक्षिप्त को जानने के बाद प्रारंभ करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग द्वितीय उल्लास का थोड़ी सी रूपरेखा देख लेते हैं। द्वितीय उल्लास इसका नाम क्या था मित्रों? शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। शब्दार्थ स्वरूप निर्णय है ना। हम तो ये कहेंगे मित्रों, ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग सभी अपने किताब से दसों उल्लास का ये नाम याद कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने दसों उल्लास के नाम बताए हुए हैं। अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा। पहला तो पढ़ा यह शब्द और अर्थ का स्वरूप को बताए है। द्वितीय उल्लास की बात हम लोग कर रहे हैं, शब्द और अर्थ के स्वरूप को पढ़ा। ममटाचार्य ने अपने ग्रंथ में शब्द और अर्थ के स्वरूप को बताया है। यह भी परीक्षा का प्रश्न है मित्रों कि आचार्य मम्मट ने शब्द और अर्थ के स्वरूप को किस उल्लास में बताए हैं, किस उल्लास में वर्णन किया है। इसलिए हम लोगों को यह बातें भी ध्यान में रखनी होगी। दूसरा इन्होंने क्या बताया? दूसरा यह बताते हैं वाचक, लक्षक और व्यंजक, यह तीन प्रकार के जो शब्द थे इनको इन्होंने इनकी व्याख्या किया। फिर यह आगे बताते हैं वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। ठीक, यह इसको बताते हैं, वाच्य लक्ष्य व्यंग्य के अर्थ को बताते हैं। ये इतना यह बता लिए। इसके बाद यह जो है कि लक्षणा शब्दों के प्रसंग में जो प्रयोजन की जो प्रतीति होती है उसमें व्यंजना वृत्ति की जो अत्यंत आवश्यकता होती है उसको प्रतिपादन करते हैं। व्यंजना वृत्ति को यह प्रतिपादन किए 4 नंबर पे, है ना। व्यंजना का प्रतिपादन करते हैं। यह सारा कुछ द्वितीय उल्लास में ही यह बताए हैं ग्रंथकार आचार्य मम्मट ने। व्यंजना वृत्ति का प्रतिपादन करते हैं और व्यंजना वृत्ति को ही यह शाब्दी में और आर्थी के नाम से 2 भेद बताते हैं, है ना। शाब्दी और आर्थी यह 2 भेद बताते हैं, जिसमें से शाब्दी का 2 भेद फिर बता करके लक्षणा मूला व्यंजना, अभिधा मूला व्यंजना को बताते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है आर्थी व्यंजना, यानी इतना हम लोग जो है यहां पर एक बार हम लिख देते हैं लक्षणा मूला और अभिधा मूला व्यंजना, है ना। अब इतना हम लोग द्वितीय उल्लास में ग्रंथकार लिख चुके हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तृतीय उल्लास की जो बारी आती है यह आर्थी व्यंजना के बारे में ही पूरा हम लोग तृतीय उल्लास पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा यह उल्लास है तृतीय उल्लास, आर्थी व्यंजना के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए इस उल्लास का जो नाम रखा गया है अर्थ व्यंजकता निर्णय। अर्थ व्यंजकता निर्णय। आगे बातें समझ में मित्रों। इसमें अर्थ व्यंजना, आर्थी व्यंजना अर्थात अर्थ व्यंजना का निर्णय किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया अर्थ व्यंजकता निर्णय। तो ये नाम भी हम मित्रों याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे भी आप लोग बेकार मत आप लोग समझिएगा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं तो फिर इसी में बता रहे, नहीं। ये बार बार इसलिए कहा जा रहा था कि हमको याद रहे किसका वर्णन किस उल्लास में किया हुआ है, ताकि परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को याद रहे। आइए अब हम लोग इस आर्थी व्यंजना के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए यह जो पहला सूत्र देते हैं वह यह है, अर्था प्रोक्ता पूरा तेषाम।
है ना। अब उसी बात को जो अभी हमने बताया इसी को कह रहे हैं अर्था, माने अर्थ को, प्रोक्ता माने कहा जा चुका, कहा है, पूरा मतलब पहले, तेसा माने उन, यानी उनके अर्थों को पहले कह चुके हैं। ममताचार्य सूत्र संख्या 35 और तृतीय उल्लास का पहला सूत्र में यही कह रहे हैं, तेसाम उनके, अर्था माने अर्थों को, पूरा अर्थात पहले ही, प्रोक्ता अर्थात कह चुके हैं। अब यहीं पर परीक्षा से की दृष्टि से प्रश्न भी क्रिएट हो जाते हैं कि यह तेसाम किसका बोधन कर रहा है, यह अर्था किसकी अर्थों को पहले कह चुके हैं। अब यहीं पर यह बता रहे हैं कि तेसाम अर्थात वाचक, लक्षक और व्यंजक, है ना। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, लाक्षणिक भी कह सकते हैं या लक्षक कह ले, लाक्षणिक हम कह देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, यह परीक्षा में आप लोगों को पूछ सकता है कि इस तेसाम से किसका बोध होता है, यह तेसाम किसके अर्थ को प्रतिपादित करता है। तो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अब अर्था, अर्था से किसका बोध होता है, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। अब इसी बात को मित्रों हमने अभी इसी बात को समझाया था ना कि द्वितीय उल्लास में हम लोग वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक इन शब्दों को और वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य इन अर्थों को पढ़े। तो इसी बात को ममताचार्य यहां पर लिख रहे हैं और बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक और इनके ऊपर आश्रित रहने वाले वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य अर्थों को पूरा मने पहले ही प्रोक्ता मने कह चुके हैं। अब बातें समझ में आ गई होगी। तेसाम अर्थात वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक शब्दों को और इनके ऊपर आश्रित रहने वाले ये जो वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य अर्थ होते हैं इनको हम पहले ही कह चुके हैं। अब क्या कहेंगे, अब इसको यह सूत्र संख्या 36 में अब बताते हैं कि अब हम क्या कह रहे हैं। तो अर्थ व्यंजकतो, अर्थ कतोच्यते, है ना। अर्थात अब कहते हैं कि अब हम क्या कहेंगे, अब उसी अर्थ की व्यंजना को, अर्थ मतलब अर्थ की, है ना, और व्यंजक, व्यंजक मतलब अर्थ की व्यंजना को उच्यते मतलब अब हम कहेंगे। अब बातें समझ में आ गई कि अब यही जो अर्थ है इसी अर्थ की व्यंजना को अब हम कहने जा रहे हैं, अर्थात आर्थी व्यंजना को हम कहने जा रहे हैं। अब बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे प्रश्न उठता है कि कीदृशीत्याह, है ना, कीदृशीत्याह, यह जो आर्थी व्यंजना को आप कहने जा रहे हैं यह आर्थी व्यंजना कैसी है, कीदृशीत्याह वह आर्थी व्यंजना कैसी है, तो उसके लिए यह बताते हैं लिख करके सूत्र संख्या 37 में यह आर्थी व्यंजना कैसी है। तो मित्रों हम आप लोगों का समय बचाते हुए पहले उस हम सूत्र को लिख लेते हैं, फिर हम उसका अध्ययन करते हैं। ये रहा मित्रों, और यह बताते हैं कि अब आर्थी व्यंजना किसको कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। बताते हैं सूत्र संख्या 37 में, कह रहे हैं कि वक्तृबोधव्य काकूनाम वाक्यवाच्यान्य सन्निधेय प्रस्ताव देश कालादेर वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम योर्थस्यान्यार्थ धीर हेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा। कह रहे हैं कि वह आर्थी व्यंजना वक्तृ, बोधव्य, काकूनाम, गिनते रहिएगा मित्रों, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, यह की है अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल
हो गया, हमारे विचार से 9 हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह 9, यह 9 भेद बताए। फिर कहते हैं देश काल आदि, आदि मतलब आदि है ना, देश काल आदि, तो हम यह आदि को भी ले लेते, यह हो गया हमारा 10। अब यहीं पर मित्रों देखिए आदि का भी अर्थ निकलेगा, जैसे वहां पर शादी व्यंजना में भर्तृहरि की कारिका में हम लोगों ने आदि को भी पढ़ा था, इसके जस्ट पिछले की वीडियो में। तो यहाँ पर भी आदि इन्होंने कहा है, इस आदि को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब सुनिए, कह रहे हैं वक्तृ बोधव्य काकू और वाक्य वाच्य और अन्य सन्निधि प्रस्ताव देश काल और आदि की विशिष्टता वैशिष्ट्या की वैशिष्टता के कारण, वैशिष्ट्यता के कारण प्रातिभाजुषाम जो सहृदयों को है ना, प्रातिभाजुषाम सहृदयों को यो अर्थस्यान्य अर्थ, यानी कि जो अन्य अर्थ की धी प्रतीति होती है, जो अन्य अर्थ की जो प्रतीति होती है उसमें जो अर्थ हेतु व्यापारो करे, जो उसमें अर्थ का जो व्यापार होता है, उसमें जो अर्थों का जो व्यापार होता है वही व्यक्तिरेव सा, वही आर्थी व्यंजना कही जाती है। व्यक्तिरेव सा, उसी को हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। फिर से समझिएगा मित्रों इसको, देखिए सहृदय होते हैं है ना, सहृदय होते हैं, जो सहृदयों को है ना, अब हम लिख करके थोड़ा सा इस तरह से समझा देते हैं, अन्य अर्थों की प्रतीति कराता है। जब हम अन्य अर्थों की यह प्रतीति करा रहे हैं, ठीक, अन्य अर्थों की प्रतीति कराता है, तो जो सहृदयों को अन्य अर्थों की प्रतीति कराता है, कौन कराता है, किसी न किसी अर्थ का तो व्यापार होगा, अर्थ का जो व्यापार होगा। अब बात को समझिएगा कि सहृदयों को अन्य अर्थों की प्रतीति कौन कराता है, अन्य जो वो अर्थ जो देगा वह तो एक अर्थ तो होगा ही, उस मुख्य अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थों को, वो देखिए वह अन्य अर्थ कोई सहृदय ही ले सकता है, जो काव्य पढ़ने का अभ्यासी है, रसिक है, सामाजिक से यानी काव्य के कारण उसकी बुद्धि पुष्ट हो चुकी है, वही उस मुख्य अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ की प्रतीति कर पाएगा। तो जो मुख्य अर्थ को छोड़ करके जो अन्य अर्थ की प्रतीति कर पाएगा, तो जो अन्य अर्थ की प्रतीति कराने का अर्थ का जो व्यापार होगा, कोई न कोई व्यापार तो होगा ना, कोई न कोई अर्थों का जो व्यापार होगा तभी न अन्य अर्थ की प्रतीति हो सकती है। तो जो अर्थ का जो व्यापार होगा वही करने हेतु धीर हेतु व्यापार हो, जो अर्थ का जो व्यापार होगा सा व्यक्तिरेव सा, वही आर्थी व्यंजना होगी। अर्थ का जो व्यापार होता है अन्य अर्थ की प्रतीति कराने में, वही क्या होगी, आर्थी व्यंजना होगी। अब मित्रों समझ में आ गई। अब बात उठती है कि अन्य अर्थ की प्रतीति होगी कैसे, क्यों होगी अन्य अर्थ की प्रतीति भाई? तब कहते हैं कि इस अन्य अर्थ की जो प्रतीति होगी वह वक्त्री के वैशिष्ट से होगी। यह वैशिष्ट्यार्थ हम सब में लगा देंगे। वक्त्री के वैशिष्ट से सहृदयों को अन्य अर्थ की प्रतीति होगी। अब इस अन्य अर्थ की प्रतीति में जो अर्थ का जो व्यापार होगा, जो व्यापार होगा अर्थ का, वही आर्थी व्यंजना कही जाएगी। बोधव्य की वैशिष्ट के कारण, भाई अन्य अर्थ की प्रतीति तो कोई न कोई एक कारण होगा, कोई न कोई एक विशेषता होगी, वैशिष्ट्यता होगी, तभी तो अन्य अर्थ की प्रतीति होगी। यही अन्य अर्थ की प्रतीति को यह 10 कारण बताए हैं कि यह 10 कारणों से हमें अन्य अर्थों की प्रतीति होती है। वक्त्र की वैशिष्ट्यता से, बोधव्य के, काकू के वैशिष्ट से, वाक्य के वैशिष्ट से, वाच्य के वैशिष्ट से, अन्य सन्निधि के वैशिष्ट से, प्रस्ताव के वैशिष्ट से, देश के वैशिष्ट से, काल के वैशिष्ट से और आदि के वैशिष्ट से सहृदयों को जो अर्थस्य अन्य अर्थ की जो प्रतीति होगी, तो उस अन्य अर्थ की प्रतीति कराने में
अर्थ का जो व्यापार लागू होता है उसी को हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। अब बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग एक एक का उदाहरण करके दसों को हुई हम तृतीय उल्लास में पढ़ेंगे और यही पूरे उल्लास में है। ठीक, अब हम आइए एक एक का उदाहरण पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मित्रों हम पहले अब उदाहरण लिख लेते हैं वक्तृ का। ठीक, उसके बाद हम उदाहरण से यह बताएंगे कि कैसे वक्तृ के हिसाब से उसमें आर्थी व्यंजना निकल रही है। ठीक है, यह उदाहरण मित्रों वक्ता के वैशिष्ट में आर्थी व्यंजना, जो पहला था 10वां में, जो पहला है वक्ता के वैशिष्ट में। अब हम देखिए वक्ता के वैशिष्ट में आर्थी व्यंजना का यह उदाहरण है। अब इसमें कैसे व्यंजना निकल रही है, क्या सीधा अर्थ है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। यह संस्कृत में रूपांतरित किया हुआ है। अति पृथुलम जलकुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम श्रम स्वेद सलिल निःश्वासानि सहया विश्राम्यामि क्षणम। कह रही हैं इसमें, पहले उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई एक नायिका है जो कि अपने पानी के बहाने जाती है पानी लेने, और अपने सखी के नायक के पास यानी उपनायक के पास वह पानी लेने के बहाने जाती है और उसके साथ रमण करके संभोग करके वो आती है, और उसका जो शरीर है उस रमण करने के कारण बिल्कुल पसीने से लथपथ है, थकी हुई है। अब उसको छुपाने के लिए वह अपनी अब सखी से कह रही है, कहीं मैं यह पकड़ी न जाऊं कि मैं तुम्हारे पति के साथ रमण करके आ रही हूं। इसको छुपाने के लिए वह देखिए कह क्या रही है अपनी सखी से कि हे सखी अति पृथुलम, हे सखी अति पृथुलम, अत्यंत बड़ा। अति पृथुलम मतलब बड़ा है, जल कुंभम मने जल का घड़ा, यह जल का घड़ा अत्यंत बड़ा है। उसको गृहीत्वा मने ले करके, समागतास्मि मैं ले करके आ रही हूँ, सखी मने हे सखी, त्वरितम मने तेजी से आ रही हूँ, है ना। कह रही कि हे सखी अत्यंत बड़ा जल का घड़ा ले करके मैं आ रही हूँ, त्वरितम मने अत्यंत तेजी से। अब इसके कारण क्या हो रहा है, श्रम स्वेद, इसलिए परिश्रम के कारण, स्वेद अर्थात पसीना, पसीने की सलिल, सलिल अर्थात जल, इसलिए पसीने की बूंदें मेरे शरीर पर दिखाई पड़ रही है, और मेरी निश्वास, मेरी सांसें जो हैं तेजी से चल रही हैं, जिसको कि हम बर्दाश्त नहीं सहा, जिसको कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए विश्राम्यामि, इसलिए मैं विश्राम करती हूँ, क्षण मने थोड़ी देर। ठीक, अब देखिए पूरे अर्थ को एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रही है कि हे सखी मैं अत्यंत मोटे, अत्यंत बड़े जल के घड़े को लेकर के मैं बहुत तेजी से समागतास्मि आ रही हूँ, इसलिए परिश्रम करने के कारण मेरे शरीर पर यह पसीने की बूंदें हैं और मेरी सांसें भी असह्य होकर के चल रही हैं, इसलिए मैं यह घड़ा बगल में रख करके थोड़ी देर में विश्राम कर लेती हूँ। अब यह देखिए इसका मुख्य अर्थ हुआ, यह वक्ता है, वक्ता की वैशिष्ट से यह बोल रही है, जो यूं कह ले अब उसको व्यभिचारिणी जो नायिका है वह कह रही है वक्ता की विशिष्ट से कि अब यहां पर देखिए जो मुख्य अर्थ है, जो अभिधा है, हम यूं कह ले जैसे कि जो अभिधा है, जो वाच्य है, उसको छिपा रही है इसमें। लेकिन अब व्यंजना इसमें क्या है, अब बात तब यह समझ में आती है कि यह व्यंजना इसमें हम क्या हम निकालेंगे। तो जो देखिए जैसे अब इस तरह से हम सीधा सीधा ले लेते हैं, जो सीधा साधा इंसान रहेगा उसको हम इस तरीके की बातों को सुना करके बहका देंगे और वो समझ जाएगा कि हाँ सही बात है, इतना बड़ा घड़ा लेकर के और आ रही, इसलिए थक गई है, पसीने आ रहे हैं, सांसें चल रही, इसलिए रख करके थोड़ा देर आराम करेगी, जो सीधा साधा इंसान है। लेकिन जो थोड़ा सा बुद्धिमान है,
चालाक है, चतुर है, वह समझेगा कि नहीं, वह इसकी चौर्यता को पकड़ लेगा, अर्थात जो व्यंजना है, जो यह कह करके छुपाना चाहती है अपने उस चौर्य कार्य को, है ना, इसकी जो व्यंजना होगी अर्थात जो चौर्यरत है ना, इस चोर को वह पकड़ लेगा। सेम वही चीज काव्य में है कि काव्य में यह चीजें वही पकड़ पाएगा जिसकी की बुद्धि काव्य पढ़ने से पुष्ट हो गई हो, वही जो विद्वान हो, रसिक हो, वही इस व्यंजना को पकड़ पाएगा कि वह नायिका अपने गलती को छुपाने के लिए अपनी सखी से झूठ बोल रही है। कहीं मेरी सखी इस मेरे चोर को, जो मैंने उसके साथ धोखा किया है, उसके पति के साथ रमण करके आ रही हूं, कहीं उसको पकड़ न ले। तो इसका अब हम पहले अभिधा निकालेंगे। अभिधा यह हुआ जो यह कहना चाहती है, और व्यंजना यह हुआ कि चौर्यरत, जो अपनी वह चोरी को छिपा रही है, यही इसका व्यंजना हुआ। ठीक है मित्रों, तो यह हमारा वक्ता के वैशिष्ट के दृष्टिकोण से हो गया। अब हम लोग जो है वक्ता के बाद बोधव्य की दृष्टि से समझेंगे कि कैसे। लेकिन आइए, अच्छा, पहले बोधव्य की दृष्टि से समझने के लिए पहले हम लोग उसका एक उदाहरण लिख लेते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज और है, इसमें जो परीक्षा के योग्य आप लोगों के लिए प्रश्न है कि जो वक्ता है, वक्ता को तो समझ लिए हम लोग, वक्ता में है भी नहीं, लेकिन जो ये बोधव्य है, यह बोधव्य का अर्थ क्या होता है? इस बोधव्य का अर्थ होता है प्रतिपाद्य। अगर परीक्षा में आ जाए तो आप लोग इसको इस तरह से लिखिएगा। आ जाए कि बोधव्य का अर्थ क्या है, उसमें कई ऑप्शन में दे देगा, तो बोधव्य का जो अर्थ है वह होता है प्रतिपाद्य। इसी तरह से इसमें का एक है और काकू। इस काकू का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं ध्वनि विकार, ध्वनि विकार। ठीक, आगे कहते हैं उसी में प्रस्ताव देश काल भी था, तो सबका नहीं लेकिन कुछ का है कि जो कि अर्थ लगाना है। तो यह ममताचार्य ने वृत्ति में अपने लिखा हुआ है। अब प्रस्ताव का क्या अर्थ होगा? तो प्रस्ताव का अर्थ होगा प्रकरणम, अर्थात प्रकरण या प्रकरणम। अब बातें समझ में आ गई। एक है कि जो आया था कि अर्थ, इस अर्थ जो बीच में आया था उसका क्या अर्थ होगा? कह रहे हैं इसका होगा वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। अब बातें समझ में आ गई। यह परीक्षा के दृष्टि से होगा, लेकिन ये बोधव्य में जो प्रतिपाद्य किया है इसका क्या अर्थ होगा? इस प्रतिपाद्य का क्या अर्थ होगा? यह इसका अर्थ होगा कि जिससे बात कही जाए वह, जिससे बात कही जाए वह। और आगे काकू पढ़ेंगे हम लोग तो ध्वनि विकार को भी पढ़ेंगे, प्रकरण को भी पढ़ेंगे और इसको भी जानेंगे। लेकिन यह परीक्षा का मित्र है, परीक्षा का प्रश्न है मित्रों, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बोधव्य का अर्थ प्रतिपाद्य होता है, काकू का अर्थ ध्वनि विकार, प्रस्ताव का अर्थ प्रकरण और अर्थ का वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। अब हम लोग इस बोधव्य का उदाहरण पढ़ते हैं। उसके लिए पहले हम इसके उदाहरण को लिख लेते हैं, फिर हम उसके अर्थ को बताते हैं कैसे बोधव्य में व्यंजना होती है। यह मित्रों बोधव्य के वैशिष्ट में आर्थी व्यंजना का उदाहरण है। पहले हम लोग श्लोक समझते, श्लोक को पढ़ते हैं। औनिन्द्यम दौर्बल्यम चिंतालसत्वम सहने श्वसितम मम मंद भागिन्याः कृते सखित्वामपि अहह परिभवति। इसमें कोई एक नायिका है, अपनी सखी के पति के साथ यह रमण करती है या कर चुकी है। यह बात उस सखी को पता चल गई है कि यह मेरी जो दूती है या यह मेरी जो सखी है, यह मेरे पति के साथ, मेरे कामुक के साथ यह रमण करती है। तो अब इसके लिए वह अब अपने पति, अपनी वह सखी से कह रही है। अब कैसे कह रही है? अभी इस श्लोक में देखिए कि हे सखी और कि मम मंद भागिन्याः,
कि मुझ मंदभागिनी के कारण, मुझ अभागिनी के कारण, मुझ अभागिनी के कारण, हे सखी मुझ अभागिनी के कारण औनिंद्यम, तुझे भी नींद का न आना, तुझे भी दुर्बलता, चिंता और आलस और सहनिश्वसितम अर्थात सांस में लेने में कठिनाई, यह सब तुम्हें भी क्या करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। सखी त्वामपि, तुम्हें भी भोगने पड़ रहे हैं। बड़े दुख की बात है। अब कह रही है, देखिए एक तरीके से होता है ना बोली बोलना, जिसको हम कहते हैं आजकल की ठेठ भाषा में कि बोली बोलना। तो अब तो जान चुकी है कि यह मेरी जो दूती है, मेरी यह जो सखी है, यह मेरे पति के साथ रमण की है। तो अब कैसे बोल रही कि हे सखी मुझ मंदभागिनी के कारण त्वमपि, तुम्हें भी क्या करना पड़ रहा है, नींद नहीं आती है, दुर्बलता है, चिंता हो रही है, आलस तुम्हें भी घेरता है, तुम्हारी सांसें अच्छे से नहीं तक चलती हैं, ठीक है, यह मेरे कारण हो रहा है। परिभवती, बड़े दुख की, बड़े खेद की बात है कि मेरे कारण तुम्हें यह सब कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, है ना। इसका मतलब यह तो सीधा हो गया। अब यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, यह अभिधा हो गया, वाच्यार्थ हो गया। लेकिन इस वाच्यार्थ की जो व्यंजना निकलेगी वह क्या निकलेगी कि उस दूती का रमण करता हुआ करने की घटना इस सखी को पता चल गई है। यह व्यंजना निकल रही है ना, तभी तो वह इस तरह की भाषा बोल रही है। अगर यही व्यंजना है, अगर उसे इस बात का पता नहीं रहता तो वह इस तरह की भाषा नहीं बोलती। तो यही इसमें व्यंजना निकल रही है इस श्लोक के द्वारा, जो अपनी सखी से कह रही है कि मैंने तुम्हारी गलती को पकड़ लिया है, मैं जानती हूं, इसलिए यही इसकी व्यंजना हुई। अब मित्रों, अब इसमें आप लोग यह सोचेंगे, यह कहेंगे कि यह तो दोनों सेम ही है, चाहे हम इसके पहले जो हम लोग पढ़े वक्ता के वैशिष्ट से, या फिर अब जो पढ़ रहे हैं बोधव्य के वैशिष्ट से। अब आप लोगों के दिमाग में यह बातें आती होगी कि यह दोनों तो लगभग बातें सेम ही है, लेकिन यहां पर फिर आचार्य मम्मट ने क्यों यह आर्थी व्यंजना के यह वक्ता और बोधव्य के नाम से यह दो भेद किए, एक ही कर दिए होते, क्योंकि ये दोनों बातों में लगभग तो सेम बातें समझ में आ रही है। तो ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया है, इसमें ज्यादा कारण नहीं है, सिर्फ प्रधान और अप्रधान का अंतर है। यदि यह जो श्लोक है यह बोधव्य का उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन यह वक्ता का भी उदाहरण बन सकता है, लेकिन कब, जब कहने वाले में वक्ता की प्रधानता होगी, वक्ता की प्रधानता होगी। वही हम कह रहे हैं कि यह प्रधानता और अप्रधानता की बात है, बस थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। यदि वक्ता की प्रधानता होगी तो यही श्लोक वाक्य की वक्ता के वैशिष्ट में अर्थी व्यंजना का उदाहरण हो जाएगा, और जब यदि बोधव्य की प्रधानता होगी तो यह श्लोक बोधव्य के वैशिष्ट में अर्थी व्यंजना का उदाहरण होगा। समझ सकते होंगे मेरी बात को। मैं फिर से कहता हूं कि एक ही श्लोक वह चाहे तो वक्ता का भी उदाहरण बन सकता है और बोधव्य की वैशिष्ट का भी उदाहरण बन सकता है, लेकिन कब, उस श्लोक में यदि वक्ता की प्रधानता होगी तो वक्ता के वैशिष्ट से उसमें अर्थी व्यंजना निकलेगा। यदि इस श्लोक में बोधव्य के वैशिष्ट की प्रधानता होगी तो वह बोधव्य का अर्थी व्यंजना वैशिष्ट से अर्थी व्यंजना का उदाहरण बनेगा। बातें समझ में आ गई। अब देखिए, लेकिन यहां पर बोधव्य का इसको हम उदाहरण क्यों समझ रहे हैं, यहां पर उसको बोध कराना है, वो बोध कर रही है, जिससे कहनी बोधव्य, यही की बात हो रही थी कि बोधव्य का अर्थ क्या होता है, प्रतिपाद्यम, है ना। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जिससे बात कही जाए वह, जिससे बात कही जाए वही होता है प्रतिपाद्य, वही होता है प्रतिपाद्य। तो यह दूती
अपनी उस सखी, यह सखी अपने उस दूती से कह रही है ना। तो यहां पर जिससे कहा जाए वह, उसकी प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? जिस दूती से हम कह रहे हैं उसको बोध कराना है, उसकी प्रधानता है। यदि हम उसको प्रधानता न दे करके हम जो वक्ता है, जो सखी जिसके साथ यह धोखा हो वो सखी की है, यदि वह होगी, जब इस वक्ता की प्रधानता होगी तो इसी श्लोक में तब यह वाक्य की वैशिष्ट से आर्थी व्यंजना निकलेगा कि मैं इस बातों को जान चुकी हूं। लेकिन यहां पर जिससे यह सखी कह रही है उसकी प्रधानता है, इस कारण से इसमें बोधव्य के वैशिष्ट में इसमें आर्थी व्यंजना निकल रही है। ठीक है मित्रों, बाकी के उदाहरण अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिएगा, उससे फिर से समझाएंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमो नमः।